हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मृणाल मैम। एंड यहाँ पे अभी हम जो मैनेजरियल अकाउंटिंग है एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट, उसका रिवाइज 2019 पैटर्न लास्ट ईयर बैकलॉग का रेगुलर का पेपर का एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ओके, उसके डिटेल में थ्योरी पार्ट को अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा मतलब फॉर एवरी ईयर क्वेश्चन नंबर 1 होता है सॉल्व एनी 5, ठीक है। 2 मार्क्स का वेटेज होता है, 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन था ए पॉइंट, डिस्क्राइब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो इसका आंसर क्या लिखना था यहाँ पे हम देखेंगे। देखो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है दैट स्टेट्स, हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ओके। Business entity concept states that the business and the owner are two separate and distinct entities। मतलब यहाँ पे बिजनेस का ओनर एंड बिजनेस ये दो सेपरेट है, अलग अलग है, ठीक है। एंड ऑल बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन्स है, जो भी परचेस या सेल्स होता है, आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट द ओनर। ये शॉर्टकट में आप ऐसे इसका आंसर लिख सकते हो कि दोनों अलग अलग है, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और उसमें ओनर्स का कोई भी पार्टिसिपेशन होता नहीं है। एग्जाम्पल के साथ लिखना था, तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, इफ द ओनर इन्वेस्ट ₹50,000 इनटू द बिजनेस, इट इज रिकॉर्डेड एज अ कैपिटल ऑफ द बिजनेस। बिजनेस अगर 50,000 का ओनर इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, तो वो ओनर्स कैपिटल नहीं होगा, ये बिजनेस का कैपिटल होगा। ये ओनर्स पर्सनल मनी में नहीं आएगा, ये बिजनेस के कैपिटल के अंडर आएगा। थ्रू दिस एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड दैट बिजनेस एंड ओनर आर द टू डिफरेंट एंटिटीज, ठीक है। तो ऐसा आपको 2 मार्क्स के लिए आप इतना लिखोगे तो भी इनफ होगा। अब यहाँ पे देखो, सेकंड में क्या पूछा था। सेकंड क्वेश्चन में राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे अभी सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्टिव पूछे हैं, बुक में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फर्स्ट है टू कम्युनिकेट टू देयर इंटरेस्टेड यूजर्स क्वांटिटेटिव एंड ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। मतलब जो जो यूजर्स है, कौन कौन है, बिजनेस के ओनर्स है, बिजनेस के शेयर होल्डर्स है, क्रेडिटर्स है, दिज आर द ऑल इंटरेस्टेड यूजर्स जिनको क्वांटिटेटिव एंड ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन मिलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ओके। और जिसे यूज़ करके दिस इंफॉर्मेशन आर यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। अगर कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन लेना है कंपनी को, तो ये इंफॉर्मेशन यूजफुल होती है। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। अब सेकेंड ऑब्जेक्टिव देखो, टू प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, कि इस साल या पिछले साल या प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या बिजनेस एंटरप्राइज का अर्निंग है, कितना है, इसकी रिलायबल इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। तो वेरी ऑब्वियस, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही मिलती है। और यहाँ पे देखो, एंड इट्स एबिलिटी टू ऑपरेट एट अ प्रॉफिट इन फ्यूचर, ओके, एंड इट्स एबिलिटी टू ऑपरेट एट अ प्रॉफिट इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में जो जो प्रॉफिट है, एबिलिटी है टू ऑपरेट, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि कितना प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट करेंगे फ्यूचर में, ओके। तो ये सब यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे देखो, यस, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, व्हाट आर द एरर्स दैट डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ऐसे कौन से एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है, यहाँ पे मेनी एरर्स आर देयर, तो पहले हेडिंग देना है एरर्स दैट डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे है एरर ऑफ ओमिशन, जहाँ पे ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड नहीं करते, इसीलिए इसका इम्पैक्ट ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। दूसरा है एरर ऑफ कमीशन, जहाँ पे अमाउंट करेक्ट होती है लेकिन अकाउंट ही रॉन्ग हो जाता है, इसका इफेक्ट भी ट्रायल बैलेंस में
नहीं आता है, ठीक है, या इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है ट्रायल बैलेंस पे। एरर ऑफ प्रिंसिपल में अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही रॉन्ग अप्लाई कर दिया है, एंड कंपेंसेटिंग एरर में 2 और मोर एरर हो गए जो अपने अपने इफेक्ट कैंसिल कर देती, कैंसिल ईच अदर। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ एरर जो एरर्स होने के बाद भी ट्रायल्स बैलेंस पे कुछ भी अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो 2 मार्क्स के लिए इतना एक्सपेक्टेड आंसर यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखो, अब ये इसका आंसर जो है हम डायरेक्टली टेलिंग कि ये वाला जो फैक्टर है, देखो ये 2 मार्क्स के लिए ये दोनों भी क्वेश्चन का आंसर आपके पास एक्सपेक्टेड था कि व्हाट आर द एरर्स, उसका आंसर लिखो, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखो, मैचिंग कॉन्सेप्ट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट इज ऑल्सो अकाउंटिंग कंसेप्ट, एंड गोइंग कंसर्न इज ऑल्सो अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो कौन सा नहीं था, तो ट्रू एंड फेयर कॉन्सेप्ट जो है वो नॉट एक्चुअली एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो ये ऑप्शन जो सेकंड है वही आपको यहाँ पे बताना था कि ऑप्शन 2 दैट इज ट्रू एंड फेयर कॉन्सेप्ट जो है वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डी जो है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे नीचे मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन को लिखा है। करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब एक्चुअल अकाउंटिंग इक्वेशन आप लोगों को पता ही होगा कि असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। देखो एक साइड पूरी असेट होती है एंड दूसरे साइड में यहाँ पे कैपिटल एंड लायबिलिटी होती है। तो असेट्स की टोटल एंड कैपिटल एंड लायबिलिटी की टोटल करके सेम आती है, दोनों टैली हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या था, देखो यहाँ पे ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे लिखा था कि लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू, लायबिलिटीज आर इक्वल्स टू असेट्स माइनस कैपिटल। तो ये भी करेक्ट हुआ। कैसे, देखो अभी यहाँ पे इक्वेशन देखो कि लायबिलिटीज जो है कैपिटल उस साइड में गया तो वो असेट में से माइनस होगा। तो वी कैन ऑल्सो से दिस कि लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू, लायबिलिटीज आर इक्वल्स टू असेट्स माइनस कैपिटल। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म कंट्रीब्यूशन रेफर्स टू द, कि कंट्रीब्यूशन क्या है। अब देखो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। मतलब आप अगर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो जितना बचा हुआ एक्सेस अमाउंट है वो कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये ऑप्शन सेकंड ही डिनोट करता है। देखो एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पे भी मैंने नीचे लिखा हुआ है कि कंट्रीब्यूशन जो है इट इज़ रेफर्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसीलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन 2 को सिलेक्ट करना था कि एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे आपको 2 मार्क्स के लिए लिखना होता है, ठीक है। आपको फिर से इसको इलेबोरेट करके थोड़ा सा लिखना होता है और आपको उसमें उसकी डिटेल जानकारी भी देनी पड़ती है, दो इट इज़ फॉर 2 मार्क्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या था कि एक्सप्लेन कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट क्या है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉस्ट सेंटर क्या है, कॉस्ट यूनिट क्या है विद एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखो कॉस्ट सेंटर क्या है, अ सेंटर या अ कॉस्ट सेंटर इज अ लोकेशन या डिपार्टमेंट या पर्सन और इक्विपमेंट फॉर विच कॉस्ट आर कलेक्ट एंड कंट्रोल। कि देखो अभी यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो प्रोडक्शन में पूरा प्रोडक्शन होगा, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी खर्चा है, मशीनरी है, एवरीथिंग एवरीथिंग इज़ देयर, ओके। और उसके रिलेटेड जो भी कॉस्ट कलेक्ट हुआ है या कंट्रोल कर रहा है थ्रू दैट डिपार्टमेंट इज़ अ कॉस्ट सेंटर। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मशीन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग है, एचआर डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो दीज आर ऑल कॉस्ट सेंटर जहाँ पे स्पेसिफिक वर्क के लिए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में उसके रिलेटेड लोग, इक्विपमेंट साथ में आते हैं,
रिलेटेड टू दैट कॉस्ट कलेक्ट होती है और कंट्रोल भी होती है, ठीक है। अब कॉस्ट यूनिट क्या है, अब हम जो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको जिस यूनिट में हम मेजर करते हैं वो होती है कॉस्ट यूनिट। तो यहाँ पे देखो ऐसे लिखना है, कॉस्ट यूनिट इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर विच कॉस्ट इज मेजर्ड। ओके, तो यूनिट या सर्विस जिसके हम कॉस्ट को मेजर करते हैं, यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल पर केजी ऑफ प्रोडक्ट, पर लीटर, पर किलोमीटर, दीज आर द कॉस्ट यूनिट, कि हम जो भी कॉस्ट है उसको एक यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं या मेजर करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर एफ, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैच द कॉलम ऐसे था, मैच द कॉलम, तो ये मैंने फिर से नीचे लिख लिया है तो मैं वहाँ पे ही बताती हूँ आप लोगों को। यस, यहाँ पे देखो ए में था बीईपी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पीवी रेशो एंड वेरिएबल कॉस्ट। सो ये सब रिलेटेड टू था मार्जिनल कॉस्टिंग के टॉपिक के ऊपर। तो देखो अभी बीईपी जो है, बीईपी का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन था। देखो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है, यस, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो इज डिनोटेड एज अ बीईपी, इसका फॉर्मूला है। देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, यस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। आप अगर आप करते हैं तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी MOS मिल जाता है। देन पीवी रेशो देखो कंट्रीब्यूशन अपन सेल्स, ये फॉर्मूला है। व्हाट डज इट मीन, कि इट एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। एंड वेरिएबल कॉस्ट जो है, देखो वेरिएबल कॉस्ट जो है ना लास्ट वाला, it is the or name of marginal cost. Variable cost is also known as marginal cost. तो यहाँ पे मैंने arrows भी दिखा दिए हैं। तो in this way आपको इसको solve करना था। और last question जो था इस question number 1 का, state advantages of standard costing. So there are many advantages of standard costing, लेकिन अगर आप 2 marks के लिए consider करोगे तो यहाँ पे yes, these are the important advantages you can write. तो यहाँ पे फर्स्ट एडवांटेज क्या है, यहाँ पे रीड करेंगे, चलो। दिस एस्टैब्लिशेस यार्डस्टिक अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड, क्योंकि हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं और एक्चुअल जो आता है उसको कंपेयर करके देखते हैं कि कितना है। तो इट सेट्स या एस्टैब्लिश यार्डस्टिक, ओके, और वो मेजर कर सकते हैं कि हम कितना आगे है या पीछे है या स्टैंडर्ड के कितने नियर बाय है। नेक्स्ट है दिस प्रोवाइड्स इंसेंटिव एंड मोटिवेशन टू वर्क, कि ये स्टैंडर्ड है और उस स्टैंडर्ड तक हमें पहुंचना है, ये इंसेंटिव भी होता है एंड मोटिवेशन भी होता है वर्क करने के लिए। देन इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एंड प्रोडक्टिविटी इन रिड्यूसिंग कॉस्ट, ओके। तो एक मिनट, यहाँ पे करेक्शन है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, ओके, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हेल्प करता है एंड कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए भी ये हेल्प करता है। देन यहाँ पे इसकी वजह से ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, एन एटमॉस्फेयर ऑफ कॉस्ट कॉन्शियसनेस इज क्रिएटेड इन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, कि कम से कम खर्चे में, कम से कम कॉस्ट में हमें कितना स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, वो यहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर या कॉन्शियसनेस, दैट टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर ऑर्गेनाइजेशन में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होता है, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑप्टिमाइजेस द यूज ऑफ प्लांट फैसिलिटीज, करंट असेट्स एंड वर्किंग कैपिटल। जितने भी हमारे पास प्लांट फैसिलिटीज़ है, करंट असेट्स है एंड वर्किंग कैपिटल है, उसका ऑप्टिमाइज यूज़ अगर किसके वजह से होता है तो दिस इज ऑल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ओके, not only costing, it is standard costing. So these are the 5 important advantages of standard costing. और आपको और भी चाहिए तो बुक में you will get this, ठीक है। So this is all about question number 1, okay, and we will try to solve question number 2. अगर न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ने हैं तो yes, our telegram channel is there, जहाँ पे all recorded questions you will get, okay.
अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, पेड चैनल है, बट यू विल गेट ऑल न्यूमेरिकल्स देयर। ठीक है, चलो अगर यूजफुल लगे वीडियो तो लाइक कर दो, शेयर करो अमंग योर फ्रेंड्स, एंड यस, सी यू सून विद द नेक्स्ट यूजफुल वीडियो। थैंक यू सो मच।